नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 पर। ये रिलेशन पर बेस्ड सवाल है। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक सेट दिया हुआ है, सेट एस दिया हुआ है, एंड एम इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ एस। यानी बेसिकली एम पावर सेट हो गया ना, यानी एम इज द पावर सेट ऑफ एस, एम इज पावर सेट ऑफ एस, पावर सेट ऑफ एस। अब पावर सेट का मतलब जो है उसके सबसेट जो हैं, एस के जो सबसेट हैं वो ऑल एस के ऑल द सबसेट्स का सेट बना दिया हमने, दैट इज द पावर सेट ऑफ एस। यानी इस एम का जो एलिमेंट होगा वो इसमें सेट एलिमेंट होंगे, इसमें भी जो एलिमेंट होंगे वो सेट होंगे ना। अब एक रिलेशन डिफाइन कर रखा है हमने एम से एम में, बी अ रिलेशन सच दैट ए कमा बी, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये आर का एलिमेंट कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी फाई आना चाहिए ना। यानी ए में लूंगा एम ए से और बी भी लूंगा मैं एम ए से, यानी इसके दो सबसेट लेने हैं मुझे, और दो सबसेट रिलेटेड तब होंगे जब उनका इंटरसेक्शन फाई आ जाए। पता लगाना है इस रिलेशन का, मुझे टाइप पता लगाना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना। तो तरीका जानते हैं वैसे अपन निकालने का ना। मालूम है अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहूँ तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया लेट ए बिलोंग्स टू एम, और हम जानते हैं सिंस ए इंटरसेक्शन ए, सिंस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू फाई, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होगा तो इस एस का यानी इस एम में लाई करने वाला ईच एंड एवरी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना जरूरी है, मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, जबकि ये पॉसिबल नहीं है ना। क्योंकि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूंगा एम में से तो वह एक सेट आएगा। मैंने मान लिया ए सेट एम का एलिमेंट है, और हम जानते हैं सिंस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए आता है, नॉट इक्वल टू फाई, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यानी हम बोल सकते हैं कि ए कमा ए इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी वैल्यू ए, फॉर एवरी वैल्यू ए बिलोंग्स टू एम, देयरफॉर दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक पर आते हैं। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं ना कि एक ऑर्डर्ड पेयर मान लिया हमने कि आर का एलिमेंट है, किसी एक ऑर्डर्ड पेयर को हम आर का एलिमेंट मान लेते हैं ना। तो मैंने मान लिया लेट ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर। अब ये आर का एलिमेंट है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाई आ रहा है ना, इट इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। अब हम कब मान लेंगे कि बी कमा ए भी आर का एलिमेंट है, हम तब मानेंगे बी कमा ए आर का एलिमेंट है जब हमें दिखा पाए कि बी इंटरसेक्शन ए बी कितना आ रहा है, फाई आ रहा है। तो मुझे चेक करना है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है तो क्या बी इंटरसेक्शन ए भी फाई आएगा। हम जानते हैं इसमें हम कम्युनिटी रूल लगा सकते हैं ना, इसको लिख सकता हूं बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू फाई, इट इंप्लाइज बी कमा ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर। हैंस जब भी ए कमा बी आर का एलिमेंट होगा बी कमा ए भी आर का एलिमेंट आएगा, हैंस द रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये रिलेशन सिमेट्रिक आ जाएगा ना। अब आगे के लिए मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे सिंगल चॉइस करेक्ट होता है ना, तो सिमेट्रिक आ गया ना और ये टिक करके लग गया ना। अब ट्रांजिटिव चेक करना चाहें तो अलग बात है, चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके आगे मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि मैं सिमेट्रिक चेक कर पाया। अदरवाइज ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, हम दो ऑर्डर्ड पेयर मान लेते हैं ना। मैंने एज्यूम कर लिया लेट ए कमा बी इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड बी कमा सी इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ आर, ये मैंने एज्यूम कर लिया। अब मैं इन दोनों का यूज करके दिखा पाया अगर कि जब भी ये आर के एलिमेंट है, ए कमा सी भी आर का एलिमेंट होगा तो फिर ट्रांजिटिव हो जाएगा, जिसकी उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारा एक आंसर आ चुका ना, एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब अगर ए कमा बी आर का एलिमेंट है इसका मतलब क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई आ गया। बी कमा सी आर का एलिमेंट है तो बी इंटरसेक्शन सी भी कितना आ गया, फाई आ गया। अब देखो अगर ए इंटरसेक्शन बी फाई है और बी इंटरसेक्शन सी फाई है तो मुझे ये पता लगाना है कि क्या ए इंटरसेक्शन सी बी ऑलवेज फाई होगा क्या। अगर मैं इन दोनों से ये इंटरप्रेट कर पाया कि ये हमेशा फाई आएगा तब तो ट्रांजिटिव होगा ना। अब हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम ये देख सकते हैं तो दिमाग लगाएं अपना ना कि भाई ए और बी का कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा, लेकिन ए और सी में तो कॉमन एलिमेंट आ सकता है ना। और अगर आ सकता है तो या तो भाई पॉसिबिलिटी है, हमें लग रहा है, हो सकता है हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो एक काउंटर एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैंने, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया एक सबसेट, ये मैंने मान लिया ये। अब कर्ली ब्रैकेट 1 इज दिस इज द ऑर्डर्ड पेयर जो आर में होगा। कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 से रिलेटेड है क्योंकि इनका इंटरसेक्शन फाई आ रहा है। ऐसे कर्ली ब्रैकेट 2 और कर्ली ब्रैकेट 1,3 ये भी आर का एलिमेंट है, दिस इज द एलिमेंट ऑफ आर एंड दिस इज अगेन द एलिमेंट ऑफ आर, बट कर्ली ब्रैकेट 1 एंड कर्ली ब्रैकेट 1,3 इज नॉट द एलिमेंट ऑफ आर, क्योंकि ये और इसका इंटरसेक्शन फाई नहीं आएगा, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो आंसर इज रिफ्लेक्सिव, और आंसर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम। ये कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, एक फंक्शन दिया हुआ है, अलग अलग डेफिनेशन हमें दी हुई है, x <3 पर, x = 3 पर,
और x ग्रेटर देन 3 पर हमें जो रखा है दिस इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, b इज इक्वल टू एक नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स a, b आर, हो सकता है एक ऑर्डर्ड पेयर आए, हो सकते हैं एक से अधिक ऑर्डर्ड पेयर आए। तो सबसे पहले हम अगर हम चाहते हैं 3 पर कंटिन्यूअस आए तो सबसे पहले मैंने f(3) कैलकुलेट कर लिया और f(3) क्लियर कर दिया हुआ है मुझे b के बराबर। अब मैं f(3 प्लस निकाल लूंगा ना, f(3 प्लस निकालूंगा, तो सिंस f(3 प्लस निकालने का मतलब लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 प्लस x अप्रोचिंग टू 3 प्लस और fx, अब 3 प्लस पर fx हमारे पास ये आ जाएगा, तो दिस इज 2 रेज़्ड टू पावर साइन ऑफ x माइनस 3 अपॉन, अब अगर 3 प्लस की बात करूं तो 3 प्लस का इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 3 आएगा, तो ये भी x माइनस 3 आ जाएगा। और हम जानते हैं अगर x अप्रोचिंग टू 3 प्लस है तो साइन थीटा का थीटा 0 पर अप्रोच कर रहा है और सेम थीटा नीचे है, तो ये लिमिट एक्चुअली यहाँ इफेक्टिव है, और अगर ये लिमिट यहाँ इफेक्टिव है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रेज़्ड टू पावर 1, तो ये 2 आ जाएगा। तो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली। अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के बारे में सोचूंगा ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे यहाँ देखना पड़ेगा, और अगर मैं f(3 माइनस निकालने के बारे में सोचता हूँ तो f(3 माइनस का मतलब हो गया लिमिट x अप्रोचिंग टू 3 माइनस, और 3 माइनस पर मुझे फंक्शन यहाँ से मिलेगा ना। तो हम देख रहे हैं ध्यान से कि जो एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, यानी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x एन प्लस 12 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, और नीचे मॉड में क्या लिखा हुआ है, मॉड में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर b इंटू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। बस मुझे ये चेक करना है कि 3 माइनस पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मैं फैक्टर कर सकता हूँ ना, यहाँ देख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँगा तो एक फैक्टर आएगा x माइनस 3, एक फैक्टर आ जाएगा x माइनस 4, और अगर मैं 3 माइनस की बात करूँ, अगर x 3 से जस्ट छोटा है तो बेसिकली ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, यानी अल्टीमेटली ये पॉजिटिव आ रहा है हमारे पास है ना, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये हट जाएगा यहाँ से ना, यानी प्लस साइन से खुलेगा। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों, इफ x अप्रोचिंग टू 3 माइनस पर ये नेगेटिव है, 3 माइनस पर ये भी नेगेटिव है, यानी प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यानी अगर x 3 माइनस है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, और अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो ये प्लस साइन से मोड खोलूंगा मैं और ये हट जाएगा यहाँ से ना, और उसके बाद कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस a बाई बी आ जाएगा। तो मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली और लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली। अगर मैं चाहता हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूस हो तो इन तीनों को मुझे बराबर करना है ना, तो बराबर करने के लिए फंक्शन की वैल्यू आ गई b, राइट हैंड लिमिट आ गई 2 हमारे पास, और जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस a बाई बी आ गई हमारे पास, तो b बराबर तो 2 आ गया, b बराबर 2 एंड देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 4, a इज इक्वल टू माइनस 4। तो देयर इज ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर, उसमें a बराबर माइनस 4 आ जाएगा और b बराबर 2 आएगा। देयर इज ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर फॉर विच दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। आसान की कैटेगरी में मेरे हिसाब से भी अच्छा हल्का सा लिमिट का बेसिक कंसेप्ट भी पता है अगर अपने को, तो इस सवाल को कर पाएंगे अपने ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं बच्चों ना। इस तरह का सवाल है हमारी शीट में ना, एग्जैक्टली मुझे डेटा रिकॉल नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे हिसाब से इस तरह का सवाल अपनी शीट में है प्रिंटेड फॉर्म में ना। तो उसमें हमें पता लगाना है कि ये सेट दिया हुआ है, इस सेट में सेट ऑफ ऑल जेड, कि जेड जो है इन 3 अलग अलग पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर होना चाहिए ना। हम जानते हैं मॉडुलस ऑफ जेड प्लस आयोटा रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम माइनस आयोटा, इसका मतलब है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम द आयोटा, और इसका मतलब है डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम 1। तो 3 अलग अलग पॉइंट की हम चाहते हैं जेड से डिस्टेंस बराबर हो जाए ना। तो एक पॉइंट तो आ गया माइनस आयोटा और एक आ गया प्लस आयोटा, तो प्लस आयोटा यहाँ आएगा, माइनस आयोटा हमारे पास यहाँ आएगा, और बेसिकली हमारे पास 1 यहाँ आ जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ऐसे कितने पॉइंट हैं जो इन 3 अलग अलग पॉइंट से बराबर डिस्टेंस पर आए ना। अब 3 अलग अलग पॉइंट हैं, नॉन कोलिनियर है, यानी इसका मतलब इन तीनों पॉइंट से पास होने वाले सर्कल का सरकम सेंटर निकालना है, और सरकम सेंटर नो डाउट एक ही आएगा हमारे पास है ना। और वो नो डाउट इस ट्राइंगल का अगर मैं सरकम सेंटर बनाने की कोशिश करूंगा, अगर इस ट्राइंगल का अगर मैं सरकम सेंटर बनाऊंगा तो 0,0 इज द सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल, यही ऐसा पॉइंट होगा जो तीनों से बराबर डिस्टेंस पर होगा ना। क्योंकि हम देख रहे हैं अगर मैं ट्राइंगल बनाऊंगा इन तीनों पॉइंट से तो बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, क्योंकि ये एंगल 45 आ रहा है, ये एंगल भी 45, तो 90 हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, इसका मिड पॉइंट क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। तो दिस इज द ओनली पॉइंट, दिस इज द ओनली जेड which will be equidistant from iota, minus iota and 1. So therefore number of elements in this set will be exactly 1. तो आंसर इज 1 ओनली। ये भी आसान सवाल था मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 में। इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन, इफ अल्फा सेटिस्फाइज द इक्वेशन दिस एंड 1 प्लस अल्फा टू द पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर, फिर ABC बिलोंग्स टू R, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो उसके लिए देखो क्या हम जानते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसके रूट हमारे पास होते हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इसका एक रूट हमारे पास ओमेगा है
और एक इसका ओमेगा स्क्वायर है ना। मान लिया हमने ओमेगा को ये मान लिया, इसको मान लिया हमने कि ओमेगा है माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2, और ये मान लिया माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2 हमारे पास है ना। इसको भी ओमेगा मान सकते थे तो वो ओमेगा स्क्वायर हो जाता है ना। तो हमने भाई निकाल लिया भाई अल्फा कोई रूट है, तो मैंने एज्यूम कर लिया लेट अल्फा इज ओमेगा, लेट अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा। अब हमें दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 7 एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू अल्फा एन प्लस सी इंटू अल्फा स्क्वायर। अब ए बी सी रियल नंबर है तो मैं कंपेयर करके यहाँ से ए बी सी निकालूंगा, और एक बार जब ए बी सी आ जाएंगे देन ओनली वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ 1 प्लस ओमेगा इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा जो है बेसिकली ये इमेजरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 के बराबर होगा एंड देयरफॉर 1 प्लस ओमेगा विल बी इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर रख देता हूँ उसको मैं यहाँ पर ना, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7 इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा एंड a प्लस अल्फा की जगह मुझे ओमेगा रखना था एक्चुअली, क्योंकि अल्फा अगर ओमेगा है तो दिस इज 1 प्लस a प्लस बी ओमेगा एन प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। ये ऐसा आ जाएगा बच्चों हमारे पास, मतलब a की जगह मैंने a रख दिया, b की जगह b ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब मुझे ABC निकालना होगा, जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो ABC निकालने की आ रही है एंड दिस इज माइनस ओमेगा टू पावर 14, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस, दिस इम्प्लाइज माइनस ओमेगा रेस्ट टू पावर 14। अब ओमेगा रेस्ट टू पावर 12 हमारे पास 1 होता है, तो वी कैन से दैट दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। इसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम, और इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू a प्लस बी ओमेगा एंड प्लस सी प्लस 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब ओमेगा हम जानते हैं, मैंने ओमेगा इसको लिया है ना, इसको भी ले सकते थे हम ओमेगा, लेकिन वो अकॉर्डिंगली हमने इसके अकॉर्डिंग निकाला है, तो यहाँ से देख सकते हैं हम। अब मुझे ABC निकालना है तो मैं ओमेगा को रख देता हूँ ना, तो A तो A आ जाएगा, B की जगह B आ जाएगा, ओमेगा इज माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 एंड C प्लस 1 माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। बस अब मैं रियल और इमेजरी पार्ट कंपेयर कर लूँगा यहाँ से ना। तो बेसिकली रियल पार्ट हमारे पास देखो कितना आ रहा है, अगर मैं रियल पार्ट निकालना चाहूँ तो मैं रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट करके ABC कंपेयर करके निकाल लूँगा ना। तो रियल पार्ट हम बोल सकते हैं यहाँ से A माइनस b/2 एंड माइनस C प्लस 1/2, ये तो रियल पार्ट आ रहा है ना। प्लस आयोटा अलग कर लेता हूँ मैं ना, और प्लस आयोटा अलग करने के बाद एक तो आ जाएगा b रूट 3/2, और वहाँ से इमेजरी पार्ट कितना आ जाएगा माइनस C प्लस 1 इंटू रूट 3/2 इज इक्वल टू 0। बस अब रियल और इमेजरी पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, ये रियल पार्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा और इमेजरी पार्ट भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर a माइनस b/2 माइनस C प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0 एंड, और एक इसको 0 कर देंगे अपन ना, दिस इज b, यहाँ से रूट 3/2 में कॉमन ले सकता हूँ, तो रूट 3/2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ से एंड वी गेट b माइनस C माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2a माइनस b माइनस C माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ से बोल सकता हूँ कि b माइनस C इज इक्वल टू 1। लेकिन अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी, इक्वेशंस मेरे पास दो ही हैं, तो ध्यान से देखें। अगर मैं यहाँ से रखता हूँ C को निकाल के रख देता हूँ, C इज इक्वल टू b माइनस 1, C इज इक्वल टू b माइनस 1 आ गया, और उसको अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर तो 2a माइनस b माइनस, और C हमारे पास है b माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, और इसमें कितना आ गया बच्चों, a बराबर b आ गया ना, a इज इक्वल टू b आ गया। बस अब इसी का यूज़ कर सकते हैं हमारे पास जो है। अब जो एक्सप्रेशन मुझे निकालना है उसको मैं देख सकता हूँ ना, मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, और जिस एक्सप्रेशन की मुझे वैल्यू निकालनी है उसको मैंने क्रिएट कर लिया यहाँ पर, या उसको लिख लिया मैंने ना, देयरफॉर 5 इंटू 3a माइनस 2b माइनस c। तो पहला रिजल्ट आया कि a और b बराबर हैं, तो 5 तो 5 आ जाएगा, और अगर a और b बराबर हैं तो इट विल बिकम b माइनस c एंड द वैल्यू ऑफ b माइनस c इज इक्वल टू 1, सो आंसर विल कम आउट टू बी 5। तो 5 इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना था बस अपने को, और उनको कंपेयर करके अपन फटाफट निकाल पाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये अगेन सर्कल पर रिलेटेड है। इज दीज 4 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सर्कल देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो कुछ मत करो, बस ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनसे सर्कल निकाल लो, उस सर्कल में इसको रख दो और k की वैल्यू निकाल लो। पॉइंट भी अच्छा दिए हुए हैं, पॉइंट भी बड़े आसान दे रखे हैं हमें दे रखा है। एक तो पॉइंट 1,0 हमारे पास है, दिस पॉइंट इज 0,1, दिस पॉइंट इज 1,0, और एक हमें 0,0 दिया हुआ है ना।
और इनसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला सर्कल हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं डायमीटर फॉर्म का यूज करके ना। तो इसके लिए ये डायमीटर फॉर्म का यूज कर लिया ना, मान लिया मैंने वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स को मैंने बी मान लिया, इसको ओरिजिन मान लिया, तो ए भी डायमीटर हो जाएगा इस सर्कल का, और फटाफट इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं हम। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो सर्कल का इक्वेशन आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0। बस अब कुछ नहीं करना है, ये सब हमें दे रखा है, सर्कल पे लाई कर रहा है, इसको रख देते हैं अपन यहाँ से ना, तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 3k माइनस 5k आ जाएगा ना, माइनस 5k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 13k स्क्वायर माइनस 5k इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 5/13। 0 तो है नहीं, क्योंकि 0 दिख भी रहा था कि जैसे 0 0 करते तो यहाँ आ ही जाएगा ना, पॉइंट ही 3 रह जाएंगे ना, तो हमें तो रखा है k की वैल्यू आ गई 5/13। देयरफॉर 5/13 इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी आसान था, फटाफट सर्कल निकालना था डायमीटर फॉर्म का यूज करके, और उस पॉइंट को रख दिया उसमें कैलकुलेट करके हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये हमारे पास जो है वो हमें डेरिवेटिव निकालना है ना, तो डिफरेंशिएबिलिटी और एमओडी का यूज कर सकते हैं इसमें पर है ना, या हमें बेसिकली या तो डिफरेंशिएट करके एफ निकालो, लेकिन वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में दे रखा है हमें फंक्शन, तो यहाँ से या तो अपन लॉजिक लगाएं, ट्रिक लगा के निकालें ना, मतलब मुझे यहाँ से अल्टीमेटली फंक्शन निकालना है, या तो मैं फंक्शन निकाल पाऊँ यहाँ से, या मैं यहाँ से एफ डेस एक्स निकाल लूँ, तो मेरा काम चल जाएगा ना। तो हमें दिया हुआ है एफ माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू ln ऑफ x बाय वाई प्लस x माइनस वाई, ये मैं दिया। अब यहाँ से मुझे एफ डेस एक्स निकालने के बारे में सोचना है ना, तो या तो मैंने क्या करता हूँ, पार्शियली डिफरेंशिएट कर देता हूँ उसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि कहीं ना कहीं डेरिवेटिव पूछा है, मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएबल मान के चल रहे हैं वो ना, तो मैंने पार्शियली इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, y को कांस्टेंट मानते हुए ना, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, एफ डेस एक्स आ जाएगा। मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 आ जाएगा, और ये लिखा हुआ है ln x माइनस ln y, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/x ln y का 0 हो जाएगा, x से 1 आ जाएगा, y से 0 आ जाएगा, तो यहाँ से फटाफट निकाल लिया मैंने एफ डेस एक्स इज इक्वल टू 1/x प्लस 1, और एक बार अगर एफ डेस एक्स आ गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनों को निकाल सकते हैं। देयरफॉर एफ डैश ऑफ 1/k स्क्वायर, x को रिप्लेस कर रहा हूँ 1/k स्क्वायर से, तो k स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और इसमें सिग्मा लगा दूंगा मैंने, और सिग्मा लगा के मैं कैलकुलेट कर लूंगा, यानी मुझे निकालना है सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 20, k बराबर 1 से लेकर 20 निकालना है, और एफ डैश 1/k स्क्वायर निकालना है ना, एफ डैश 1/k स्क्वायर, और एफ डैश 1/k स्क्वायर मैंने कैलकुलेट करके बता ही दिया आपको, तो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 20, और ये कितना आ रहा है बच्चों, k स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है ना, बस सिग्मा को अलग अलग कर दो आप, तो दिस इज सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 k स्क्वायर, और 1 से कितना आ जाएगा, 20 टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा, एंड दिस इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, एंड इट विल कम आउट टू बी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 n प्लस 20। बस अब यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों इसको ना, ये कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके आंसर निकाल लेंगे, तो आ जाएगा 2870 आ जाएगा ये n प्लस 20, फाइनल आंसर विल कम आउट टू बी 2890। तो या तो मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट कर दिया इसको ना, ये भी अपन क्लास में देखते हैं ना कि पार्शियली डिफरेंशिएट करके फटाफट निकाल लिया, या फिर हम जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है उसका यूज करके भी निकाल सकते हैं, उसका यूज करके भी निकाला जा सकता है। तो उसके लिए हमें सिंस पता है कि हमें एफ डैश निकालना है, मतलब डिफरेंशिएबल है, तो मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता था, सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस x अपॉन h, यहाँ से मैं इस्तेमाल कर सकता था ना। अब देखें हमें ये दे रखा है कि f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y हमें दिया हुआ है ना, तो मैं इसको x रीड कर लेता हूँ, मैं रीड कर लेता हूँ ये तो x है, और मैं ये रीड कर लेता हूँ ये y है हमारे पास, मैं इसको रीड कर लेता हूँ कि x है, और इसको रीड कर लेता हूँ कि y है, ये मैं x रीड कर लूँगा और ये मैं y रीड कर लूँगा ना, इसको मैं x रीड कर लूँगा और इसको मैं y रीड कर लूँगा ना, तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ y मुझे दिया हुआ है ना, तो वी कैन राइट दिस एज लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ln ऑफ x प्लस h, और y किसको बोल रहा हूँ मैं, x को बोल रहा हूँ ना, माइनस प्लस सॉरी प्लस, अब x माइनस y इज h, ये h आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ h है, ये अपन फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं ना एफ डैश एक्स निकालने का ना, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 हमारे पास है और ln हमारे पास है, और अगर ln है तो ln का एक्सटर्नल लिमिट यूज करने की कोशिश करेंगे अपने ना, ये 1 प्लस h बाई एक्स
अपॉन एच, और वो एच बाई एच से कितना आ गया, 1 आ गया, वो एच अपॉन एच से 1 आ गया, बिकॉज एच अपॉन 0 यानी एच नॉन जीरो है हमारे पास है। अब देख रहे हैं ये लिमिट लगाने पर ये 0 पे अप्रोच कर रहा है ना, तो एक्सटर्नल लिमिट अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक्स चाहिए ना, तो मैंने यहाँ एक्स क्रिएट कर लिया ना, और जिससे मैंने एक्स क्रिएट किया तो लिमिट लगाने पर ये लिमिट कितनी आ जाएगी, ये लिमिट बच्चों 1 आ जाएगी ना, तो 1/x और +1 आ जाएगा अल्टीमेटली है ना, तो आ जाएगा 1/x + 1। और इसके बाद मैंने बता ही दिया कैलकुलेट करके आपको, एक बार f x आएगा, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f 1/k² एंड देन वी कैन फाइंड दिस सम, एंड दिस सम विल कम आउट टू बी 2890। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, अगेन ये स्ट्रेट लाइन से सवाल है, एंड L1 और L2 बी 2 स्ट्रेट लाइंस। ये भी सवाल हमारे डीबी में है, बल्कि इवन हम क्लास में भी कराते हैं, बस डेटा चेंज हुआ है यहाँ पर, सेम सवाल क्लास में करते हैं। ठीक है, हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, या उन्होंने एंगल पूछ लिया उन लाइंस के बीच में ना, वरना सेम क्लास इलस्ट्रेशन का सवाल मान सकते हैं, डेटा चेंज किया है बस। L1 and L2 be 2 lines passing through the origin and trisect the portion of the straight line which is intercepted between the coordinate axis. Then the tangent of the angle between the lines L1 and L2 is equal to, दो लाइन मुझे निकालनी है, उन्होंने ओरिजिन से पास हो रही है, और इस लाइन का वो पोर्शन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में उसको ट्राइसेक्ट करती है ना, तो पहले मैं लाइन के स्लोप निकालूंगा, फिर मैं एंगल निकाल लूंगा। हमें उनका टेंजेंट निकालना है, दिख रहा है पॉजिटिव है, मतलब एक्यूट एंगल का टेंजेंट मुझे निकालना है ना। तो पहले इस लाइन का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर 4x + 5y = 20 दे रखा है अपने को ना, 4x + 5y = 20। तो लाइन मुझे दिया हुआ है 4x + 5y = 20। मुझे इस लाइन के उस पोर्शन से मतलब है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में हमारे पास है ना, तो मैंने x = 0 लिखा, तो y = 4 आ गया ना, तो दिस पॉइंट इज 0,4, दिस पॉइंट इज 0,4, ये पॉइंट आ जाएगा 0,4, दिस पॉइंट इज 0,4, y को 0 रखूंगा तो ये 5 आ जाएगा, दिस पॉइंट इज 5,0। लाइन का डायग्राम ऐसा बन गया ना, और हमें लाइन के इस पोर्शन से मतलब है, इसको मैं a मान लेता हूँ और इसको मैं b एज्यूम कर लेता हूँ ना। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइन का वो पोर्शन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है उसको मुझे ट्राइसेक्ट करना है ना, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। तो मैंने मान लिया भाई ये 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ पर है और एक पॉइंट मैंने मान लिया यहाँ है, तो ये 1:1:1 का रेशो हो गया ना, 1:1:1 का रेशो हो गया ना, ये ऐसा आ गया हमारे पास 1:1:1। एक पॉइंट को मैं p मान लेता हूँ, एक पॉइंट को मैं q मान लेता हूँ। अब दो लाइन चाहिए मुझे L1 L2, वो कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है, और लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है, लाइन के इस पोर्शन को ट्राइसेक्ट कर रही है। एक लाइन तो ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, बस मुझे इनके बीच में जो एंगल है उस एंगल का tan निकालना है ना। तो अब एंगल निकालने के लिए मुझे इनके स्लोप चाहिए, और स्लोप के लिए मुझे p और q निकालना है बस। तो बस मैं p और q पॉइंट निकाल सकता हूँ ना। p और q पॉइंट निकालने के लिए हम अलग से डायग्राम बना सकते हैं चाहे तो। ये पॉइंट मैंने b ले लिया, इसको मैंने 0,4 लिख लिया, और हमारे पास ये पॉइंट a हमारे पास है 5,0। तो पहले मान लो मैं p कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, और p इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में, p पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है 1:2 में, बस यहाँ से मैं p निकाल सकता हूँ ना। तो p का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो कितना आ जाएगा, 5 + 0/3, और जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा हमारे पास 0 + 8/3। तो p पॉइंट हमारे पास आ गया ना, और p पॉइंट अगर मैं निकालूंगा तो 5/3, 8/3 आ गया ना। इससे मैं OP का स्लोप भी निकाल सकता हूँ ना। इसके स्लोप को मैंने मान लिया m1 है, लेट द स्लोप इज m1, इसके स्लोप को मैंने m1 मान लिया, और इसके स्लोप को मैं m2 मान सकता हूँ ना। इसके स्लोप को मैंने एज्यूम कर लिया m2, तो यहां से मैं m1 भी निकाल सकता हूं फटाफट। और OP का स्लोप अगर मैं निकालूंगा, इस लाइन का स्लोप, तो OP का स्लोप निकाल लूंगा y2 - 5/x2 - x1, तो ये आ जाएगा 8/5। अब मैं Q पॉइंट निकाल सकता हूं, तो Q क्या हो गया, उस P और A का मिड पॉइंट हो गया हमारे पास है ना, तो Q को निकाल सकते हैं ना। अगर मैं Q निकालने की कोशिश करूंगा तो P और A का मिड पॉइंट जो है वो Q आ जाएगा। तो P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 5/3, ये हमारे पास 5 है अपॉन 2। अब मैं Q का y कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, तो जो P का y कोऑर्डिनेट है वो 8/3 है, A का y कोऑर्डिनेट 0 है अपॉन 2, तो यहां से Q पॉइंट आ जाएगा हमारे पास है ना। तो वो आएगा हमारे पास 15 से 20 आ जाएगा, 20 से 10/3 आ जाएगा, और यहां अगर मैं देखूंगा तो दैट इज 4/3। और एक बार Q पॉइंट आने के बाद में OQ का स्लोप निकाल सकता हूं ना, और उस स्लोप को मैंने क्या एज्यूम कर रखा है, m2 एज्यूम कर रखा है, उस स्लोप को मैंने एज्यूम कर रखा है m2। तो सिंस m2 इज इक्वल टू अगेन y2 - 5/x2 - x1, दैट इज 4/10 एंड दैट इज 2/5। बस अब इनके बीच में एंगल निकालना है। एक लाइन का स्लोप मुझे पता है, दूसरी का भी स्लोप मुझे पता है, इनके बीच में जो एंगल है वो मैंने थीटा मान लिया, लेट दिस एक्यूट एंगल इज थीटा, जो भी इनके बीच में एक्यूट एंगल है वो थीटा है, और थीटा का मुझे tan निकालना है ना। एंड सिंपली वी कैन कैलकुलेट tan थीटा बाय यूजिंग मॉड ऑफ m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2।
बस अब यहाँ से सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो कितना आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू, देयरफॉर वी कैन से दैट tan थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आ रहा है 6/5 और नीचे कितना आ रहा है बच्चों, नीचे आ रहा है 25 + 16 दैट इज 41, दैट इज 41/25। तो बेसिकली कितना आ जाएगा, 30/41 आ जाएगा ना, ये आ जाना चाहिए, सही लिखा है मैंने शायद, 16 + 25 इज 41, तो 41/25, 5 ऊपर चला जाएगा एंड 30/41 इज द आंसर। तो जो आंसर आना चाहिए बच्चों वो आना चाहिए 30/41, 30/41 इज द करेक्ट आंसर, 30/41 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। अगेन ये भी सिंपल सवाल है, ये क्वाड्रेटिक से रिलेटेड है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 4, इसका एक रूट 4 है और हमें उस रूट के दोनों रूट बराबर दे रखे हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q। तो अगर इसका एक रूट 4 है तो 4 इसको सेटिस्फाई करेगा, वी गेट 16 - 4p + 5 = 0, therefore the value of p will come out to be 21/4। अब उसके दोनों रूट सेम है तो p रख देता हूं मैं पहले वहां पर ना, तो दैट इक्वेशन विल बिकम x² - 21/4 × x n + q = 0। मैंने p को रिप्लेस कर दिया 21/4 से, बस 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको ना, तो वी गेट 4x² - 21x n + 4q = 0। अब इसके दोनों रूट सेम है, मतलब इसका d = 0 है, और जैसे मैं d 0 करूंगा यहाँ से q की वैल्यू आ जाएगी ना, और d = 0 का मतलब क्या हो गया, b² इज 21² - 4 × a और इंटू c इज 4q इज इक्वल टू 0। तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ q, तो q कितना आ जाएगा बच्चों, q विल बी इक्वल टू 441/64, दिस इज द वैल्यू ऑफ q, 441/64 इज द आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये भी इजी सवाल था बच्चों मेरे हिसाब से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जैसा कि एक्सपेक्ट करते हैं हर साल शॉर्टेज डिस्टेंस का सवाल आएगा ही आएगा ना, इस बार तो उन्होंने एक पैराबोला और सर्कल के सेंटर के बीच में मिनिमम डिस्टेंस भी निकाली है ना, और ये तो अपन एक्सपेक्ट करते ही हैं, लगभग आता ही है, मेन में आएगा, एडवांस में भी आ सकता है। दो स्क्यू लाइन्स दे रखी है हमें और उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है ना, तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये लाइन, फर्स्ट वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है, मैंने मान लिया फर्स्ट लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है, एंड ए पॉइंट इज 1 -1 एंड कॉमा 1, और जो ये जिस वेक्टर के पैरेलल है उसको मैंने पी वेक्टर मान लिया ना, दैट इज 2i + 4j + 3k, 2i + 4j + 3k। सेकंड लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, सेकंड लाइन को ठीक करना पड़ेगा मेरे हिसाब से ना, तो पॉइंट अगर मैं निकालना चाहूंगा तो पॉइंट तो आ जाएगा 1/2, उस पॉइंट को बी मान लिया मैंने जहां से लाइन पास हो रही है, y कोऑर्डिनेट 2 आ जाएगा, z 0 आ जाएगा, और जिस वेक्टर की पैरेलल होगी, क्योंकि 2 मैंने एडजस्ट किया, 2 मैंने कॉमन लिया, उसको नीचे लाऊंगा मैं ना, तो उससे आएगा 5/2i n + 3j n + 6k। दूसरी लाइन इस वेक्टर के पैरेलल हमारे पास है ना। अब इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं ना हम, तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्क्यू लाइन विल बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर निकाल लूंगा, और ए बी वेक्टर का मैं p क्रॉस q पर प्रोजेक्शन निकाल लूंगा, तो p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स। बस अब लगा दूंगा मैं फॉर्मूला इसमें ना, क्योंकि दिख ही रहा है लाइन पैरेलल तो है नहीं हमारे पास, और अगर वो मान लो इंटरसेक्टिंग भी होंगी तो डिस्टेंस अपने आप 0 आ जाएगी, लेकिन ऑप्शन में 0 नहीं है हमारे पास, इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस आएगी। दीज आर स्क्यू लाइन्स नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। मतलब इसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब यहाँ से मैं ए बी वेक्टर निकाल लूंगा बच्चों ना, और अगर मैं ए बी वेक्टर निकालूंगा तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए बी में से मैं ए को माइनस कर सकता हूँ ना, तो हाफ -1 से कितना आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा ना, 2 - 1 में से 3 आ जाएगा, 3j हो जाएगा वो, और 0 - 1 इज -k। ये तो ए बी वेक्टर निकाल लिया मैंने। अब p क्रॉस q निकालने के लिए मैं डिटरमिनेंट का यूज कर लूंगा, बस फिर ए बी डॉट p क्रॉस q अपॉन मॉड ऑफ p क्रॉस q मुझे कैलकुलेट करना है ना, लेकिन डेटा थोड़ा इनकन्वीनियंट सा लग रहा है अपने को ना, मतलब स्क्वायर रूट वगैरह भी यहाँ मौजूद है, तो वो हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा ना। अब अगर मैं p क्रॉस q निकालना चाहूँ तो p क्रॉस q को मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, p क्रॉस q इज इक्वल टू डिटरमिनेंट i j k, p में जो कंपोनेंट है वो 2 4 3 हमारे पास है, और वहाँ जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है 5/2, और j का जो कंपोनेंट है वो 3 है और वो 6 है ना। एक मिनट चेक कर लेते हैं कोई गलती तो नहीं हुई, 2 कॉमन लिया, 5/2 आ जाएगा, वो 3 यहाँ रहेगा, 6 यहाँ रहेगा, तो 5/2 3 6। बस अब मुझे यहाँ से डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना है, तो वो इन टर्म्स ऑफ i j के आ जाएगा मेरे पास है ना, तो i, तो यहाँ से निकालूंगा 24 - 9, 24 - 9 इज 15, माइनस j 12 माइनस दिस इज 12 माइनस 15/2, n प्लस k का जो कंपोनेंट आएगा वो आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 6 माइनस 5/2 इंटू 4 दैट इज 10,
वो 10 आ गया ना। 24 माइनस 9 से 15 आ जाएगा, फिर 12 माइनस 15/2 बिल्कुल सही है, और उसके बाद आएगा 6 माइनस 10 आ जाएगा ना। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ P क्रॉस Q, मैं निकाल पाया यहाँ से, एंड P क्रॉस Q विल कम आउट टू बी 15 इंटू आई। 24 से कितना आ गया, 24 से आ गया हमारे पास 9 माइनस 9J/2 एंड प्लस सॉरी माइनस 4K, इसको लिख सकते हैं अपन माइनस 4K, यहाँ से आ जाएगा माइनस 4K। मतलब मुझे इस वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना है ना, ए बी वेक्टर का मुझे P क्रॉस Q पर प्रोजेक्शन निकालना है ना। तो ए बी वेक्टर मेरे पास है और मैं प्रोजेक्शन मुझे निकालना आता है, तो वी कैन सिंपली कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर ऑन P क्रॉस Q in order to calculate the required shortest distance। तो बस उसको निकालते हैं, required shortest distance is equal to, और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा, मॉड मैंने लगा रखा है, डॉट में निकाल सकता हूं तो माइनस 15/2 आएगा, प्लस फिर मैं प्रोजेक्शन निकाल रहा हूं तो माइनस 27/2 आ जाएगा, और फिर अगर मैं निकालता हूं तो माइनस +4 आ जाएगा ना, अपॉन मॉड ऑफ P क्रॉस Q। P क्रॉस Q इज दिस, तो उससे आ जाएगा 25 नहीं 225, फिर आएगा 81/4 एंड प्लस 16। बस अब सिंप्लीफाई कर लेंगे हम, एंड दिस विल बी द आंसर। ये हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई करने पर ये आंसर आ जाता है बच्चों उसका ना। सिंप्लीफाई कर सकते हैं मेरे हिसाब से, हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, और ये आंसर आ जाएगा 34/(√1045)। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ये मैट्रिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, और इसमें ध्यान से देखें, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3/3 का, और एक मैट्रिक्स वापस दिया हुआ है हमें 3/3 का ही है, लेकिन ये हमारे पास जो है इस तरह से लिखा हुआ है, वेयर B1 B11 एंड B11 आर कॉलम वेक्टर्स सच दैट कि AB1, अगर मैं AB1 की बात कर रहा हूँ तो ये 3/3 का है और वो कॉलम मैट्रिक्स है, तो बेसिकली B1 जो है, मैं B1 को एज्यूम कर लेता हूँ एक्चुअली ना, B1 मैट्रिक्स को मैंने एज्यूम कर लिया, और B1 मैट्रिक्स को मैंने मान लिया PQR, लेट दिस इज PQR, ये एक कॉलम वेक्टर हो गया हमारे पास। ऐसे में B11 को भी एज्यूम कर लेता हूँ ना, B11 को भी मैंने एज्यूम कर लिया, एंड दैट इज PQR हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ ABC, और B11 को भी मैं एज्यूम कर लेता हूँ, B11 इसको एज्यूम कर लेता हूँ अल्फा बीटा गामा, लेकिन अल्फा हमारे पास ऑलरेडी यूज कर रखा है हमने ना, तो कोई नहीं, यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं हम α1 β1 γ1 ले सकते हैं ना, α1 β1 एंड γ1, तो ये कॉलम वेक्टर्स हो गए हमारे पास। तो जब बी मैट्रिक्स जो बना ना हमारे पास, वो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये हो गया एक्चुअली, जो मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हुआ उसमें B1 तो क्या हो गया हमारे पास, PQR, B11 हो गया ABC, और बेसिकली α1 β1 γ1, ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास। अब हमें क्या करना है, अल्फा इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ B, यानी हमें P + B + γ1 निकालना है, और बीटा इज डिटर्मिनेंट ऑफ B, इसका मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है। यानी अल्टीमेटली मुझे ये सवाल पहले भी आया हुआ है मेरे हिसाब से, शायद एडवांस में भी आया था इस तरह का सवाल है ना, जेई मेन में भी आया हुआ है। तो हमें बेसिकली बी मैट्रिक्स निकालना है, इसके लिए मुझे एक तो B1 निकालना पड़ेगा, PQR ABC निकालना पड़ेगा, अल्फा बीटा गामा निकालना पड़ेगा। अब B1 निकालने के लिए हमें दिया हुआ है कि A × B1 जो है उसके बराबर है ना, तो सिंस A × B1 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो दिस इज 100, और इसको मैं निकाल सकता हूं ना, ये तो हमारे पास है ही सही 201 100 और 320, और B1 जो मैंने एज्यूम किया है वो हमारे पास है PQR, और जो इनका प्रोडक्ट आने वाला है दैट इज इक्वल टू 100। बस अब मल्टीप्लिकेशन का मैं यूज करूंगा, और मल्टीप्लिकेशन से एक मैट्रिक्स आएगा, दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, कंपेयर करके मैं PQR निकाल लूंगा। तो अब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट वी गेट 2P एंड प्लस R इज इक्वल टू 1। अब सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वी आर गेटिंग P इज इक्वल टू 0, और अगर P बराबर 0 आ गया तो देखो यहां से R कितना आ गया, R इज इक्वल टू 1 आ गया यहां से ना। अब थर्ड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो वी विल गेट 3P एंड प्लस 2Q इज इक्वल टू 0,
एंड सिंस p इज इक्वल टू 0 देयरफॉर q इज आल्सो 0। अल्फा का मतलब क्या है? अल्फा का मतलब p प्लस b प्लस गामा 1 निकालना है अपने को ना, तो p तो निकाल लिया हमने ना, तो यहाँ से PQR तो आ गया बच्चों हमारे पास, यानी जो मैट्रिक्स B था हमारे पास, इसका फर्स्ट कॉलम तो हमने कैलकुलेट कर लिया, P तो आ गया 0, Q आ गया हमारे पास 0 आ गया, और R आ गया हमारे पास 1, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। ABC अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो ABC निकालने के लिए वापस मैं इसी का यूज़ कर लूँगा ना। अब ABC निकालने के लिए ABC हमने एज्यूम किया है B11 में या B11 में एज्यूम किया है ना, तो उसको निकाल सकते हैं अपने ना। तो उसको अगर मैं निकालूंगा तो उसको निकालने के लिए हम इसका यूज़ कर लेंगे वापस ना। तो उसके लिए दिया हुआ मुझे A B11 इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट हमें दे रखा है, दिस इज 201, ये तो हमारे पास है इसी 201 100 एंड 320, और B11 हमने एज्यूम कर रखा है ABC, और मल्टीप्लाई करूंगा तो जो प्रोडक्ट आएगा वो 201 आ जाएगा। बस यहाँ से सिमिलर वे जिससे मैंने PQR निकाला है ऐसे मैं यहाँ से ABC निकाल लूंगा। तो अगेन मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी गेट 2A एन प्लस C इज इक्वल टू 2। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो A इज इक्वल टू 0 आ गया, तो यानी से C कितना आ गया, C2 आ गया इसका मतलब। अब थर्ड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3A प्लस का 2B इज इक्वल टू अगेन 1, तो हमारे पास A बराबर 0 है तो B बराबर हाफ आ जाएगा, देयरफॉर B इज इक्वल टू हाफ। तो जो मैट्रिक्स B उसका सेकंड कॉलम निकाल लिया मैंने, उसमें A तो 0 आ गया, B कितना आ गया बच्चों, B इज इक्वल टू आ गया हाफ, और C कितना आ गया, C इज इक्वल टू 2, C बराबर 2 आ गया। अब मुझे थर्ड कॉलम निकालना बाकी अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, तो बस इस सिमिलर फैशन का यूज़ करके मैं यहाँ से अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 निकाल लूँगा। B11 मैंने एज्यूम कर रखा है, तो अब की बार मैं उसका यूज़ कर लूँगा, A इंटू B11 का प्रोडक्ट दिया हुआ है और वहाँ से फिर उसको कैलकुलेट कर लूँगा मैंने। तो सिंस हमें दिया हुआ है A इंटू B11 इज इक्वल टू 321, ये तो अगेन हम यूज़ कर ही रहे हैं 201 100 एंड दैट इज 320। B11 हमने एज्यूम कर रखा है अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, और ये प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 321 के बराबर, 321 के बराबर। बस अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो व्हाट वी गेट 2 अल्फा 1 प्लस गामा 1 बराबर 2 बराबर 3। अब सेकंड कॉलम को सेकंड रो को मैं फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गेट अल्फा 1 इज इक्वल टू 2, और अल्फा 1 अगर 2 है देयरफॉर गामा 1 इज इक्वल टू -1, यहां से गामा 1 निकाल लिया मैंने। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 3 अल्फा 1 प्लस 2 बीटा 1, लास्ट वाला गामा तो हट ही जाएगा, गामा 1 तो आएगा ही नहीं ना, एंड दैट इज इक्वल टू 1। अल्फा 1 में निकाल चुका तो उससे बीटा 1 में निकाल लूंगा ना, देयरफॉर बीटा 1 विल कम आउट टू बी, बीटा 1 विल कम आउट टू बी, ये 6 आ जाएगा, 6 से -5 आएगा तो -5/2 आ जाएगा बच्चों ने। तो थर्ड कॉलम भी निकाल लिया हमने। अल्फा 1 कितना आया, अल्फा 1 तो 2 आ गया, बीटा 1 निकाला हमने, बीटा 1 कितना आया, बीटा 1 -5/2 आ गया, और व्हाट इज गामा 1, गामा 1 इज -1। अब ये बी मैट्रिक्स निकाल ली, यही हमारे काम का था बस है ना, थोड़ा लेंदी था, कैलकुलेट करना पड़ा, कंसंट्रेशन भी रखना पड़ेगा इसमें इनको निकालने के लिए, कहीं गलती हो जाएगी तो दिक्कत आएगी ना। अब हमें अल्फा निकालना है ना, बस हमारे मैट्रिक्स बी काम का है बाहर, ये बी मैट्रिक्स मैंने लिख लिया आपके सामने यहाँ। अब मुझे एक तो इसके डायगोनल एलिमेंट का सम निकालना है ना, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा विल बी इक्वल टू, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट को ऐड करता हूँ तो कितना आ गया बच्चों, -1/2 आ गया ना, और बीटा का मतलब क्या है, मैं डिटरमिनेंट निकालता हूँ, तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए क्या करो, इसको फर्स्ट रो के लोगे एक्सपेंड कर दो, तो फर्स्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट है वो 2 है ना, बस उसको लिख लूंगा मैं, वो रो चली जाएगी, वो कॉलम चला जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू -1/2। तो ये कितना आ गया बच्चों, -1 आ गया ना। बस अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 8 इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो 8 तो 8 रहेगा बच्चों ना, और अल्फा क्यूब का कितना आ गया, -1/8 आ गया, और वो बीटा क्यूब कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा,
मॉड लगा दिया मैंने, तो 9 आ गया, तो आंसर इज 9 विल बी द आंसर। कैलकुलेटिव था, अदरवाइज मेरे हिसाब से कंसेप्ट वाइज कोई दिक्कत नहीं थी, है ना, ऐसा कोई हाई फाई कंसेप्ट नहीं था, एंड द करेक्ट आंसर विल कम आउट टू बी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। फंक्शन से रिलेटेड सवाल है ना ये, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, उसका डोमेन दिया हुआ है, नेचुरल नंबर में से 1 माइनस कर रखा है बस हमने ना, नेचुरल नंबर में से 1 माइनस किया, जो कोडोमेन दिया है वो भी सेम है हमारे पास है, और फंक्शन को डिफाइन किया है उन्होंने, व्हाट इज एफ एन, एफ एन इज इक्वल टू लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ऐसे डिफाइन कर रखा है, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, दैट इज लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं मान लो हमें जो इनपुट डालना है, जो डोमेन है उसमें 1 इंक्लूड नहीं है, सारे नेचुरल नंबर में 1 इंक्लूड नहीं है, यानी जैसे अगर मैं एफ ऑफ 2 निकालना चाहूंगा ना, तो व्हाट विल बी एफ ऑफ 2, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2, और हम जानते हैं व्हाट इज लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 2, 2 आ जाएगा बच्चों। ऐसे अगर मैं 3 निकालना चाहूँ तो व्हाट इज एफ ऑफ 3, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3। तो इस तरह से एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है ना, तो ये बात तो क्लियर है कि जो y की वैल्यूज आ रही हैं, जो रेंज आ रही है हमारे पास, उस रेंज के अंदर हमारे पास प्राइम नंबर आएंगे, जबकि जो कोडोमेन है उसमें प्राइम नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है, यानी रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये बात तो क्लियर होगी, फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता, इन टू फंक्शन होगा ना। अब 1 1 है कि मेनी 1 है, तो हमें देखना है कि क्या दो अलग अलग नेचुरल नंबर जो हैं, अगर कोई नेचुरल नंबर नॉट इक्वल टू यूनिटी है, तो ऐसे दो नेचुरल नंबर जो इक्वल टू यूनिटी के बराबर नहीं है, क्या उनका लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर सेम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है ना। अब वो हिट एंड ट्रायल से पता लगा सकते हैं, जैसे ये हमारे पास है, मान लो मैं 6 निकालूं, और अगर मैं एफ ऑफ 6 निकालूंगा तो व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 6, दैट विल आल्सो बी इक्वल टू 3। तो मैं बोल सकता हूँ डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट हैं, उनकी इमेज हमारे पास सेम आ रही है, therefore this function will be many one and into function, this will be many one and into। आसान था, ये सोचना था, बस ये समझना था कि अपने का मतलब क्या है, कि एफ ओ वन का मतलब क्या है, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, ये समझना था। उसके बाद थोड़ा अपने आप को समझाया हमने, और फिर सवाल क्लियर हो गया, उसके बाद कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, आगे नहीं मैट्रिक्स से रिलेटेड है, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एफ एक्स 3/3 का है। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, भाई ये इसका इनवर्स है क्या, ये हमें देखना है एक तो ना, और एक एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये चेक करना है कि ये बराबर आ रहा है। सबसे पहले यही करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ रहा है क्या। तो एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई को अगर मैं निकालूंगा तो एफ एक्स तो हमारे पास ही सही ना, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स एंड अगेन 0 एंड 0 0 1। एफ ऑफ वाई को निकालना चाहूंगा तो एफ ऑफ वाई ऐसा आ जाएगा, बस एक्स को मैं वाई से रिप्लेस कर दूंगा ना, कॉस वाई आ जाएगा माइनस साइन वाई आ जाएगा, 0 आ जाएगा, साइन वाई आ जाएगा, फिर कॉस वाई, देन 0 0 0 1, यहाँ से ऐसा आ गया। बस अब इनको मल्टीप्लाई कर दो आप, और मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना। तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो इट विल बिकम cos ऑफ x प्लस y। रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y, तो दैट विल बिकम माइनस sin ऑफ x प्लस y। और अब मैं फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा बच्चों ना। ऐसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, और मल्टीप्लाई करने पर ये मालूम पड़ जाएगा दिस विल कम आउट टू बी एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। फर्स्ट रो अगर मैंने मल्टीप्लाई करके लिखा है तो लाइक वाइज हम मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से दिख जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब इसमें हम ध्यान से ये देखें कि हमारे पास जो है ये एफ ऑफ एक्स वाई इसके बराबर तो आ गया हमारे पास, जैसे अगर मैं पूरा भी लिखूंगा ना तो पूरा लिखने पर ऐसा आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, यहाँ 0 आ जाएगा और ये 0 0 1 आ जाएगा ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ गया। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है अपने आप में ना, वो ट्रू है ना। सेकंड वाला करेक्ट हमारे पास 2 में है ना, फर्स्ट वाले में भी है और थर्ड वाले में भी है ना। अब फर्स्ट वाला यानी फर्स्ट वाला निकालना ही पड़ेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में चेक करना पड़ेगा। अब चेक ही करना है कि ये एक मैट्रिक्स है, एफ ऑफ माइनस एक्स, जिस तरह से एफ ऑफ एक्स एक मैट्रिक्स है ऐसे एफ ऑफ माइनस एक्स भी एक मैट्रिक्स है। तो हमें दिखाना है कि एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ एक्स क्या एक दूसरे के इन्वर्स हैं क्या। तो मुझे बेसिकली अगर ये शो कर दूं मैं कि ये जो मैट्रिक्स है
और ये दूसरा जो मैट्रिक्स है इनका प्रोडक्ट अगर आई आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि एफ ओ माइनस एक्स एंड एफ एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको निकालने के लिए अगर मैं रिलेशन लाना चाहता हूँ तो पुट y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मैंने इसमें y इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट कर दिया ना, और जैसे अगर मैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करता हूँ, वी आर सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो व्हाट वी आर गेटिंग एफ एक्स एफ ओ माइनस एक्स, और ये एक मैट्रिक्स आएगा। और अगर मैं y की जगह माइनस एक्स रख रहा हूँ तो cos 0 इज 1, sin 0 इज 0, 0 आ जाएगा। अगेन दिस इज 0, दिस इज अगेन 1, दिस इज 0 एंड 0 0 1। और ये कितना आ रहा है बच्चों, एफ एक्स इंटू एफ ओ माइनस एक्स कितना आ रहा है, ये हमारे पास आई के बराबर आ गया ना। इसका मतलब एफ एक्स एंड एफ ओ माइनस एक्स आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बच्चों इसमें ना, फर्स्ट वाला भी करेक्ट है और सेकंड वाला भी करेक्ट है। थोड़ा सा ये सोचना पड़ा बस अपने को ना, हालांकि ये इन्होंने पूछा है ना तो इससे थोड़ा स्ट्राइक कर जाएगा कि वो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ ना, अदरवाइज वो मल्टीप्लाई करना पड़ा। अपनी शीट में भी ये मेरे साहब सवाल ये पूछा गया है कि वहाँ ये पूछा गया था कि दिस इज ट्रू फॉर विच वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की किन वैल्यू के लिए ट्रू है, ऐसा कुछ सवाल था अपनी शीट में, ऐसा मुझे याद आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमें दिया हुआ है कि एक्स और टी में एक रिलेशन दिया हुआ है और वहाँ से हम इनको सोल्व करके हमें टी की वैल्यू निकालनी है एक्चुअली। तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन हमारे पास है डी एक्स बाई डी टी एन प्लस ए इंटू एक्स बराबर 0, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा देना चाहिए बच्चों मेरे को है ना। तो डी एक्स बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डी टी, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का यूज कर लिया मैंने यहाँ ना, इंटीग्रेट किया तो व्हाट वी गेट एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और कितना आ रहा है बच्चों माइनस का 80 आ रहा है, मॉड भी लगा सकते हैं हम चाहें तो, एल एन ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस 80 प्लस सी। हमें दिया हुआ है कि टी बराबर 0 पर एक्स की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, टी बराबर 0 पर एक्स बराबर 2 है ना, एट टी बराबर 0 जो एक्स हमारे पास है वो 2 के बराबर है ना, तो रख दूंगा मैं टी बराबर 0, तो उससे आ जाएगा एल एन 2 इज इक्वल टू टी की जगह 0 लिखा, सी आ गया यहाँ से ना। तो अब मैं यहाँ से जो है एक्स और टी में रिलेशन निकाल सकता हूँ ना, therefore we can say that ln of mod x is equal to this is 2 minus a into t। तो यहाँ से मिलेगा मुझे mod x will come out to be e raised to power 2 minus at। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों ना, तो वो हमारे पास आ गया दिस इज x is equal to ln mod x is equal to minus at प्लस c, x बराबर t बराबर 0 पर x बराबर 2 दिया हुआ था तो t बराबर 0 लिखा, x बराबर 2 लिखा, ln 2 आ गया, c आ गया हमारे पास, तो c ln 2 आया एक्चुअली ना, c इज ln 2, c इज ln 2। c की वैल्यू ln 2 आ गई बच्चों हमारे पास, तो इससे आ गया ln ऑफ मॉड x इज इक्वल टू ln 2 माइनस a इंटू टी, ये ऐसा आ जाएगा ना। मतलब इसको मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, देयरफॉर मॉड x कैन बी रिटन एज कितना आ जाएगा बच्चों, e रेज़ टू पावर ln 2 माइनस a इंटू टी। तो उससे x कितना आ जाएगा हमारे पास, देयरफॉर x इज इक्वल टू मॉड x इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू e रेज़ टू पावर माइनस 80 आ जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस 80 आ गया बच्चों हमारे पास है ना। यहाँ से मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ ना, तो x will come out to be x is equal to plus minus 2 into e raised to power minus 80, e raised to power minus 80। लेकिन हमें दिया हुआ है t बराबर 0 पर x बराबर 2 आना चाहिए, तो प्लस साइन कंसिडर करना पड़ेगा बच्चों अपने को ना, क्योंकि हमें दिया हुआ है t बराबर 0 पर x बराबर 2 आएगा, तो मुझे यहाँ प्लस साइन कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस साइन को लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से मैंने इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल लिया। अब अगर हम ध्यान से देखें ना तो देखो इनमें x और y के अलावा कोई डिफरेंस नहीं है ना, बस ये हमें y बराबर t बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 दे रखी है ना। तो अगर मैं इसी में x को y से रिप्लेस कर देता हूँ और a को b से रिप्लेस कर देता हूँ, बस कांस्टेंट का फर्क पड़ेगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का। तो हम ध्यान से देखें t बराबर 0 पर y बराबर 1 आएगा, तो t बराबर 0 लिखूंगा, y बराबर 1 आएगा, तो c बराबर यहाँ 0 आ जाएगा एक्चुअली, और c बराबर 0 आएगा तो फिर मैं यहाँ से निकाल लूंगा y इज इक्वल टू, y विल कम आउट टू बी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस bt आ जाएगा बच्चों है ना, माइनस bt, ये ऐसा आ जाएगा y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस bt, बस क्योंकि इनमें a और b का डिफरेंस है बस है ना, तो मैंने यहीं x की जगह y रख दिया, a की जगह b रख दिया,
और जब t बराबर 0 लिखूंगा तो y बराबर 1 आएगा, तो ln 1 0 आ जाएगा हमारे पास, और उससे t बराबर 0 लिखा तो c बराबर 0 आ जाएगा ना, और c बराबर 0 आएगा तो मॉड y आएगा, e रेस्ट पावर माइनस बी टी आ जाएगा, प्लस माइनस साइन लगाऊंगा, लेकिन अगेन वही हमें t बराबर 0 पर y बराबर 1 दिया हुआ है तो मुझे प्लस साइन कंसिडर करना पड़ेगा। तो दोनों को सोल्व कर लिया मैंने और कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब हमें ये भी दिया हुआ है बराबर, ये भी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है ना, तो x ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं t बराबर 1 लिखूं तो मेरे पास x की वैल्यू निकालनी है मुझे ना, तो मैं x ऑफ 1 निकाल सकता हूं, यहाँ से बोल सकता हूँ x ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ई रेस्ट पावर a, और मुझे y ऑफ 1 भी निकालना है, तो y ऑफ 1 अगर मैं निकालना चाहूंगा तो t की जगह 1 रख दिया तो ई रेस्ट पावर माइनस b आ गया ना। तो यहाँ से मुझे जो दिया हुआ है 3 टाइम्स ऑफ x ऑफ 1, 3 टाइम्स ऑफ x ऑफ 1, अब x ऑफ 1 कितना हो गया 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस a आ गया, और ये कितना दिया हुआ है हमें, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ y ऑफ 1, तो वो ई रेस्ट पावर माइनस b के बराबर दिया हुआ है। तो 2 से मैं 2 को कैंसिल कर सकता हूँ ना, और मैं बोल सकता हूँ ई रेस्ट पावर a माइनस b इज इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया है ना, कैसे यूज करूंगा मुझे पता नहीं है। अब आगे देखते हैं, हमें दिया हुआ है इफ xt इज इक्वल टू yt देन फाइंड द वैल्यू ऑफ t, हमें t निकालना है ना, तो xt बेसिकली मेरे पास ये है और yt मैंने यहाँ से निकाला है इन टर्म्स ऑफ t, और मुझे दिया हुआ है दोनों बराबर हैं, तो इनको मैं इक्वेट कर देता हूँ और इक्वेट करके मैं जो है t की वैल्यू निकाल सकता हूँ ना। तो अगर मैं इनको इक्वेट करता हूँ तो हमें दिया हुआ है सिंस 2 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस ए टी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ई रेस्ट पावर माइनस बी टी, और मुझे a माइनस बी पता है और मुझे t निकालना है ना, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 टाइम्स e रेस्ट पावर a माइनस बी इंटू टी, बट द वैल्यू ऑफ a माइनस बी, e रेस्ट पावर a माइनस बी इज 3, तो इट विल बिकम 3 रेस्ट पावर t, और अगर यहाँ से 3 रेस्ट पावर t आ गया तो बस अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ t इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, यहाँ से ऐसा आ जाएगा बच्चों ना, तो द वैल्यू ऑफ t विल कम आउट टू बी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, दिस विल बी द आंसर। ऐसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये भी आसान सवाल था डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी में, अच्छा आसान था, हालांकि थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा, ध्यान से रीड करना पड़ा, अदरवाइज आसान सवाल था।